गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 12 क्लास का हिंदी काव्य खंड चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जो कि पहले आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 तक समाप्त कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। और गद्य खंड में भी 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। यदि आप लोग इटाड़ी के इर्द गिर्द से बिलोंग करते हैं तो आप लोग लाइव क्लास में जरूर से जरूर ज्वाइन करें, जिसमें कि आप लोग को सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आर्ट्स हो या साइंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसकी तैयारी जो है काफी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। तो आज का लाइन है, लाइन ये है, सोचा तेरे लिए तरसना छोड़ देंगे। लाइन ये है कि सोचा तेरे लिए तरसना छोड़ देंगे, फिर सोचा तेरे लिए तड़पना छोड़ देंगे। पहले कह रहा है कि सोचा तेरे लिए तरसना छोड़ देंगे, फिर सोचा तेरे लिए तड़पना छोड़ देंगे। दिल ने दिल से कहा कि दिल भूल जा उसे, दिल से कहा कि दिल भूल जा उसे। तो फिर दिल ने जवाब दिया कि यदि दोबारा कहा तो हम धड़कना छोड़ देंगे। भाई बात तो मानेंगे थोड़ी, जहां धड़कन छोड़ दो कहानी खत्म है। अगला एक और है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खेच धनों की डोर, अरे खेच धनों की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आज का मेहनत कल आपका परिणाम बनकर आएगा। आज यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो कल हमारा रिजल्ट जो होगा वो काफी बढ़िया होगा। आज यदि बढ़िया से सब विषय पर ध्यान देके पढ़ रहे हैं तो कल हमारा जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। तो इसलिए आज जो है हम लोग मेहनत काफी अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि कल का जीवन जो है हमारे लिए सरल हो। यदि आज आपको किताब का बोझ उठाना भारी लग रहा है, यदि आपको आज किताब का बोझ उठाना जो है भारी लग रहा है, तो कल जानिए कि खांची जौन भाव उठावे खातिर तैयार रहेगा पड़ी, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में महंगाई जो है इतनी बढ़ रही है कि उसका तो क्या कहा जाए, नहीं कह सकते। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। यही है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, जिन्होंने इसको लिखा, जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। अब इस जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब होता है? 1889, ठीक है ना। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब होता है? 1889 में। और जयशंकर प्रसाद का निधन कब होता है? 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाता है? निधन होता है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है? 1889, याद रखेंगे आप लोग। और निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937। निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937 को होता है।
और जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? तो सर वाराणसी था, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में। तो जन्म कब होता है? 1889 में, और निधन कब होता है? 1937 में, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का निधन कब होता है? 1937 में, और इनका जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में। जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में। जिसके पिता का नाम, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। इनका जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में था। पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। और इनके दादा का भी नाम दिया हुआ है, तो दादा का नाम क्या है? शिव रत्न साहू। दादाजी का नाम क्या है? शिव रत्न साहू। पिताजी का नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू। और दादाजी का नाम शिव रत्न साहू, ठीक है ना। और इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 8वीं तक, ठीक है ना। कहाँ तक पढ़े थे ये? मात्र 8वीं तक, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है? 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब होता है? 1889 में। और निधन कब होता है? 15 नवंबर 1937। निधन कब होता है? 15 नवंबर 1937 को। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। जन्म स्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। जिसके की पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू। और इनके दादा का नाम क्या है? शिव रत्न साहू। और शिक्षा 8वीं तक, ठीक है ना। और जो कि इनके शिक्षक जो थे, इनके घर पर ही क्या आते थे? पढ़ाने के लिए, यानी कि होम ट्यूशन देने का कार्य करते थे, ठीक है। इनके शिक्षक जो थे वो इनके घर पर ही क्या करते थे? पढ़ाते थे। और यह जो बात है वो कहां से ली गई है? कामयानी, ठीक है ना। कहां से ली गई है? कामयानी, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। यह जो पाठ है कहां से लिया गया है? कामयानी। और जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामयानी, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? कामयानी, ठीक है ना। श्रद्धा अपने आप को कामयानी कहते हैं। श्रद्धा अपने आप को क्या कहते हैं? कामयानी। और ये किस बात के कवि है? छायावाद। ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल भी जो पढ़ाए थे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि यह किस बात के, जयशंकर प्रसाद जो है वो किस बात के कवि है? तो आपका जवाब क्या होगा? छायावाद। जवाब क्या होगा? छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि है। और इसकी रचना की जो भाषा है वो उनका, इसकी भाषा है ब्रजभाषा। जो इतना टॉपिक दिया गया है, इसमें आप लोग को कोई समस्या लग रहा है? एक बार आइए पुनः रिवीजन किया जाए। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो कौन से पाठ को लिखे गए थे? तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में, ठीक है ना। पाठ को लिखे कौन थे? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब होता है? 1889। 1889 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और निधन कब होता है? 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 1937 में इनका क्या हो जाता है? निधन होता है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी। जन्म स्थान कहाँ था? वाराणसी में था। और जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है? देवी प्रसाद साहू। पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू। और इनके दादा का नाम क्या था? शिव रत्न साहू। दादाजी का नाम क्या था? शिव रत्न साहू। और इनकी शिक्षा जो थी वो 8वीं तक ही थी। शिक्षा क्या थी? 8वीं तक ही थी। और यह जो पाठ है वो कहां से लिया गया है? कामयानी से, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? कामयानी। और श्रद्धा अपने आप को क्या कामयानी कहते हैं। और ये किस बात के कवि है? छायावाद। किस बात के कवि है जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद। और इनकी रचना की भाषा जो है वो किस भाषा में है? ब्रजभाषा। तो यहाँ तक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो क्या है? ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद जो है कवि भी है, नाटककार भी है, निबंधकार भी है, कहानीकार भी है और उपन्यासकार, यानी कि यहाँ के ऑलराउंडर लगे, ठीक बना।
जो कि बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग भी करना जानते हैं और अच्छे से फील्डिंग भी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सब चीज में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो आज की डेट में ऑलराउंडर के ज्यादा मान्यता बा, ठीक है ना। और T20 क्रिकेट में ज्यादातर ऑलराउंडर का ही डिमांड है, ठीक है ना। केवल बॉलिंग करिएगा तो बुमराह बनिएगा, ठीक है ना। और अच्छा बैटिंग कीजिएगा तो क्या बनिएगा, सचिन तेंदुलकर बनिएगा। चलिए, तो जयशंकर प्रसाद क्या है, कवि, नाटककार, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार, ठीक है ना। देखिएगा विशेष परिस्थिति इनका, तो यह 12 वर्ष की अवस्था में क्या हो गए, पितृविहीन हो गए। यानी कि जयशंकर प्रसाद के 12 वर्ष के होते हुए, जब 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और 2 वर्षों के बाद, मात्र 2 वर्षों के बाद, यानी कि 12 2 14, 2 वर्षों के बाद भी माता का भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत छोटे आयु में ही क्या हो जाते हैं, माता और पिता को खो लेते हैं। जिसके ऊपर बाप का साया और माँ का साया नहीं आता है तो उसका जीवन जो होता है काफी निराधार होता है, ठीक है ना। तो 2 वर्षों के बाद माता की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और परिवार में गृह कलह की स्थिति, ठीक है ना। अब जिसका माता पिता नहीं रहेंगे तो जो भी रहेगा तो क्या करेगा, इसको क्या समझा जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से मतलब कि नहीं देखभाल करेगा। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का देखभाल करती है उस प्रकार से कोई और थोड़ी देखभाल कर सकता है। आज के इस दुनिया में जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को देखभाल करेगी उस प्रकार से शायद ही कोई है कि जो कि देखभाल करेगा उतना नहीं कर पाएगा, इतना भी करेगा तो उतना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, तो माई बाबू के संगत उतने भर जब तक से ऊपर दीवान पलंग लेके आए, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर दीवान पलंग आ गई, माई कहाँ बाबू कहाँ, ठीक बनो, दूसरे माई आ गई, ठीक बा। चलो, गृह कलह की स्थिति। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन, ध्यान दीजिएगा, ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। जो इनके ज्येष्ठ भाई थे, ज्येष्ठ भाई का नाम क्या था, शंभु रतन, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भाई का नाम क्या था, शंभु रतन थे। और इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। और सभी उत्तरदायित्व यही प्रसाद जी के कंधों पर आ जाती है, ठीक है ना। बोलिए, अब इनकी रचनाएं क्या थी। कालाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना किया। और प्रसाद जी के प्रेरणा से ही उनके भांजे जो थे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 में किया, ठीक है ना। किसके प्रेरणा से, तो प्रसाद जी के प्रेरणा से, ठीक है ना। इनके प्रेरणा से इनके जो भांजे थे, कौन थे, अंबिका प्रसाद, जिन्होंने कि इंदु का क्या किया, प्रकाशन किया। कब प्रकाशन किया, 1909 में। अतना ध्यान मग्न हो जाता नहीं रोरा, ठीक मानो, जो ना कारण रोरा नींद आ जाता ना, क्लासों में सूझ जाता ना, रात भर काम याद किया है, पढ़ा लिखा ना है बालक, इतना पढ़ लिख लेता है कि रात भर सो जाता है, आराम से चल रहा है, नींद मार रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो जयशंकर प्रसाद के भांजे का नाम क्या था, अंबिका प्रसाद। और इन्होंने जयशंकर प्रसाद के प्रेरणा से ही क्या कर लिया, इंदु का रचना किया। और इंदु का रचना कब किया, 1909 में। काव्य संकलन झरना कब प्रकाशित हुआ, 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1935 में, ठीक है ना। अब इनकी रचनाएं में महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम प्रतीक, ठीक है ना, इनकी रचना है। अब देखिए प्रबंध काव्य जो है वो कौन है, कामायानी। इनकी रचना कब हुई, 1936 में, 1936। नाटक में कौन है, कल्याणी परिणय, प्रकाशन कब हुआ, 1912 में। प्रायश्चित 1914 में। राज्यश्री
1915 में विशाल 1921, ये सब क्या है, नाटक है, ठीक है ना। कामना, जन्मोजय का, और क्या, नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, इसका रचना कब हुआ, 1926 में। एक छूट 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी, जिसके बारे में नहीं दिया। कुछ ऐसा नाटक है जिसका की डेट जो है वो फिक्स है, जिसको कि आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उपन्यास भी दिया है। कंकाल कब प्रकाशित हुआ, 1929 में। तितली 1934, इरावती 1940 में। जहां तक हो गया। और इनकी रचनाएं जो है, काव्य संकलन कौन कौन सा है, तो झरना है, आंसू है, ये तो हम दिखाए, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ठीक है ना। नाटक में एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कथा संग्रह में कौन है, छाया, इंद्रजाल। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है ना। और इनकी किसने बड़ाई किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था। किसने बड़ाई किया था, जयशंकर प्रसाद का किसने बड़ाई किया था, मुक्ति बोध ने, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कर सकता है, तो इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। ये तो जितना हम लोगों ने देखा वो कवि परिचय था, जो कि आपके बुक में साफ और स्पष्ट शब्दों में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि आप लोग वहां पर भी जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ में चलते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता का पंक्ति क्या कहता है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि चारों ओर बहुत शोर शराबा है, चारों ओर जो है वो काफी शोर शराबा है और झगड़े का क्या है, माहौल है। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है काफी शोर शराबा है और झगड़े का माहौल है, लेकिन इन सबके बीच वह अपने मन से, अपने दिल की सच्ची और गहरी बात कहना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो कह रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, शोर शराबा है, चारों तरफ क्या है, काफी शोर शराबा है, झगड़े लड़ाइयां है, उस पर भी वह अपने मन और दिल की जो सच्ची और गहरी बात है उसको क्या करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। चेतना थकसी रही तब, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। कभी कह रहे हैं कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। ये आपके जो भी एग्जाम होने होगा उसमें आपको 4 लाइन दे देगा और उसको अर्थ लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, कि आप उसका क्या कीजिए, अर्थ लिखिए। तो कभी कह रहे हैं कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। कभी कहना चाहते हैं कि उसका मन हमेशा बेचैन और अस्थिर रहता है, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि हमारा जो मन है हमेशा क्या रहता है, बेचैन और अस्थिर रहता है, वह शांति या नींद के कुछ पल पाने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है ना। देखते हैं कि कोई भी इंसान, मनुष्य जो है, दिन भर का थका हारा शोर शराबा सुनकर, झगड़ा लड़ाई जो भी है, अपना जो भी दिन में निपट जाता है, उसके बाद रात में गहरी नींद लेने के बाद सुबह जब होता है तो नया उत्साह के साथ क्या होता है, उठता है, एक नई ऊर्जा के साथ उठता है, लगता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे सुबह भोर की किरण जिस प्रकार से नई नई किरण आती है, उसी प्रकार जो है आदमी के मन में
फिर से नए नए विचार जो है उत्पन्न होते हैं। कभी कहते हैं कि उसका मन हमेशा क्या रहता है, बेचैन और अस्थिर रहता है। वह शांति या नींद के कुछ पल पाने की क्या करता है, कोशिश करता है, लेकिन यह खोज उसे क्या कर देती है, थका देती है। यह खोज जो है उसको क्या करती है, थका देती है। जब उसकी चेतना या जागरूकता क्या होती है, थक जाती है, तब वह अपने मन से कहता है कि वह शांति और सुकून की बात करना चाहता है। ठीक है ना। जब उसका चेतना और जागरूकता क्या होती है, थक जाती है, तब वह अपने मन से कहता है कि वह शांति और क्या चाहता है, सुकून की बात करना चाहता है। और यहाँ मलय मलय पर्वत की ठंडी सुगंधित हवा का क्या है, प्रतीक है, जो शांति को क्या करती है, एहसास दिलाती है। ठीक है। अगला लाइन में कवि कह रहे हैं कि चिर विषाद विलीन मन की, चिर विषाद मलिन मन की, इस व्यथा के निभीर मन की। कवि कह रहे हैं कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के निभीर मन की, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जयशंकर प्रसाद इस कविता में इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के निभीर मन की, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। कभी कहते हैं कि उसका मन हमेशा दुख और उदासी में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। कभी कहते हैं कि उसका मन जो है हमेशा दुख और उदासी में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। और यह दुख और व्यथा और यह दुख और पीड़ा एक घने अंधेरे जंगल की तरह है। यह दुख और पीड़ा जो है क्या है, एक घने जंगल की तरह है, जिसमें मन जो है वो क्या है, खोया हुआ है। जिसमें मन जो है वो क्या है, खोया हुआ है। इस अंधेरे के बावजूद कभी अपने मन से कहता है, इस दुख और पीड़ा से जो अंधेरा से लिप्त है, उसके बावजूद भी कभी कहता है कि वह सुबह की पहली किरण की तरह है। वह सुबह की पहली किरण की तरह है, जो अंधेरे को चीर कर क्या करती है, उजाला लाती है। जो अंधेरे को चीर कर क्या करती है, उजाला लाती है। वह सुबह के फूलों की तरह है। वह सुबह के फूलों के तरह है, जो प्रभात में क्या होते हैं, खिलते हैं। यानी वह आशा और नई शुरुआत का क्या होती है, प्रतीक होती है। काफी दुख और कलह से क्या होता है, कभी कहता है कि हम थक जाते हैं, और थक जाने के बाद क्या होते हैं, नींद आ जाती है। ठीक है ना। थक जाने के बाद क्या होता है, नींद आ जाती है। और जब नींद आती है तो जैसे मैं सोता हूं और सुबह होती है तो नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ क्या होती है, नए पुष्प जिस प्रकार से आते हैं, हमारे मन में भी नए नए विचार पनपने लगते हैं। ये कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती। चातकी एक क्या है, पक्षी है। चातकी क्या होता है, पक्षी होता है, जो कि इस तरफ पानी नहीं पीता है। चातकी जो पक्षी होता है वो इस तरफ पानी नहीं पीता है। वो जब भी पानी पिएगा तो वो ओस पीता है। ठीक है ना। शीतलहर में मुंह जो होता है क्या करता है, खुला छोड़ देता है, जिसमें ओस की बूंदें उसमें पड़ती है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। कभी कह रहे हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। कभी कहते हैं कि जहां रेगिस्तान मरु, ठीक है ना, जहां रेगिस्तान में आग की तरह गर्मी जल रही है, वहीं पर चातकी पक्षी की तरह मन
बारिश की एक बूंद के लिए क्या हो रहा है, तरस रहा है। जहां मरुस्थल यानी रेगिस्तान में आग की तरह गर्मी क्या हो रही है, जल रही है, वहीं पर चातकी पक्षी की तरह मन जो है बारिश की एक बूंद के लिए क्या हो रहा है, तरस रहा है। और यहाँ रेगिस्तान जीवन की कठिनाइयों और सूखेपन का क्या है, प्रतीक है। जीवन की कठिनाइयों और सूखेपन का प्रतीक कौन है, रेगिस्तान, ठीक है ना। यानी कभी अपने मन से कहता है, कभी जो है अपने मन से कहता है कि सूखी और कठिन जीवन की घाटियों, सूखी और कठिन जीवन की घाटियों में वह ठंडी और ताजगी भरी बारिश की तरह है। कभी जो है अपने मन से कहता है कि सूखी और कठिन जीवन की घाटियों में वह ठंडी और ताजगी भरी बारिश की तरह है। यानी वह उन कठिन परिस्थितियों में भी क्या है, आशा, सुकून और जीवन लाने वाला है, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, कवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। ये अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि जहां रेगिस्तान में आग की तरह गर्मी जल रही है, वहीं चातकी पक्षी की तरह मन जो है बारिश के एक बूंद के लिए क्या हो रहा है, तरस रहा है। जहां रेगिस्तान जीवन की कठिनाइयों और सूखेपन का क्या होता है, प्रतीक है। यानी कभी अपने मन की बात जो है कहता है कि सूखी और कठिन जीवन की घाटियों में वह ठंडी और ताजगी भरी बारिश की तरह है, ठीक है ना। कभी कह रहा है कि सूखी और कठिन जीवन की घाटियों में वह ठंडी और ताजगी भरी बारिश की तरह है। यानी वह उस कठिन परिस्थितियों में भी आशा, सुकून, जीवन लाने वाला है। अगला है कवि कह रहे हैं अपने पंक्ति के माध्यम से कि पवन की प्राचीर में रुक, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। इस झुलसते विश्ववन की, इस झुलसते विश्ववन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कभी कह रहे हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। इस झुलसते विश्ववन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कभी कहता है कि तेज हवा की दीवार में रुककर, तेज हवा की जो दीवार है उसमें रुककर उसका जीवन क्या हो रहा है, जल रहा है। तेज हवा की दीवार में रुककर उसका जीवन जल रहा है और क्या हो रहा है, झुक रहा है। यहाँ पवन की प्राचीर जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों का क्या है, प्रतीक है। पवन की प्राचीर है जो जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों का क्या है, प्रतीक है। जो उसे क्या कर रही है, रोक रही है, जो उसको क्या कर रही है, रोक रही है। और जला जीवन जा रहा है, जला जीवन जा रहा झुक का मतलब है कि उसका जीवन जो है मुश्किलों में क्या हो रहा है, जल रहा है। जला जीवन जा रहा झुक का मतलब क्या होता है कि उसका जीवन जो है मुश्किलों में चल रहा है और थकान या दबाव में क्या हो रहा है, झुक रहा है, ठीक है ना। आदमी हताश, निराश, परेशान हो जाता है जब दिन भर के जब किचमिच से सुनेगा या कला कला घर में दिन भर होता रहेगा तो वो क्या होता है, आदमी एकदम सुस्त। अब एक दिन का नहीं, रोज एक दिन होगा तो एक दिन होता है। यदि मान लीजिए कि रेगुलर ये होने लगेगा ना तो आदमी भी क्या होता है, एकदम मानो कि मोह चुपचाप का कहते रहे, ठीक है ना, कोई आदमी सुनता नहीं है। इस जलते हुए संसार में जहां सब कुछ कठिनाइयों से क्या हो रहा है, झुलस रहा है, इस जलते हुए संसार में जहां सब कुछ कठिनाइयों से झुलस रहा है, कभी अपने मन से कहता है कि यह बसंत की रात में खिलने वाले फूल, यह बसंत की रात में खिलने वाले फूल कुसुम की तरह है। यानी वह इस कठिन दुनिया में सुंदरता, आशा और ताजगी लाने वाला है। ये कौन कह रहा है, कवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। आखिरी लाइन है, आखिरी पंक्ति है शायद, कह रहा है कि चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रुसर में, चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रुसर में
मधुप मुखर, मधुप मुखर मरंद मकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। कभी कह रहे हैं, कभी कहता है कि उसका मन जो है हमेशा निराशा के बादलों से क्या है, घिरा है, और इस निराश में उसके आंसुओं का प्रतिबिंब एक क्या है, तालाब में दिखाई देता है। यानी कि इस दुख के बावजूद भी कभी अपने मन से कहता है कि वह भौरों भौरों की गुंजन और फूलों के पराग से सुगंधित खिले हुए फूलों की तरह है। कभी किसको कह रहा है, अपने आप को, कि इस दुख के बावजूद कभी अपने मन से कहता है कि वह भौरों की गुंजन और फूलों के पराग से सुगंधित खिले हुए फूलों की तरह है, और वह सजल जलजात यानी पानी से भरे कमल के फूल की तरह है, जो उदासी के बीच भी सुंदरता और शुद्धता का क्या है, प्रतीक है। ये कौन कह रहा है, कवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि यदि हम दिन भर के कला और थकान और परेशानियों से यदि लिप्त हो जाते हैं, तो रात में जब हम लोग सोते हैं तो वो रात जो होती है, सोते वक्त सारी थकान को क्या करती है, मिटा देती है। और जिस प्रकार सुबह होते ही नए पुष्प जो होते हैं उग जाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी जो है वो नए नए विचार सुबह होते ही सूर्य के पहली किरण के साथ क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है ना। ये आप लोगों का जो पाठ रहा हिंदी काव्य खंड चैप्टर 6, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों का समाप्त होता है। और इसके बावजूद अब रह जाता है इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव।